छवि खराब करके अपने आप की छवि को राहुल गांधी ने खास तौर पर उस वक्त जबकि वो यूएनओ में गए हुए थे जी, और यूएनओ में वो थे, और नवाज शरीफ थे जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि हमारे सर में हमेशा दर्द और कुछ न कुछ किया रहता है, उसके सामने में क्या छवि बनेगी। इसलिए प्रधानमंत्री यदि आहत हैं, जैसा कि आज लगा कि वो राजघाट पर उनकी ढंग से बिल्कुल, उनके चेहरे पर जो एक असमंजसता दिख रही थी। उन्होंने ये कहा कि हम बात करेंगे उनसे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रद्द कर देंगे। इसलिए ये जनता के दबाव की विजय है, और राहुल गांधी ने उस दबाव को महसूस किया है। ये आप उसे मजबूरी कह लीजिए या रणनीति कह लीजिए या एक चुनावी चाल कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। शशांक जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं इस पूरे मामले को 3 हिस्सों में देखता हूँ जी। एक तो जो दागी हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने का जो एक विषय है वो हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में पहले से निर्धारित है जी। उसमें 2 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा हो जाती है, तो आपने जयललिता के केस पे देखा होगा 2002 में किस तरह से ये हुआ था। अब दिक्कत यह थी कि लोग अपील में लाके मामले को चुनाव लड़ लेते थे और संसद में पहुंच जाता। इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने वो फैसला दिया। दूसरा पक्ष में देखता हूं कि ये पूरा मामला जो सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने जिस प्रकार से ये अध्यादेश लाने का निर्णय लिया, ये एक पक्ष है। अब इस पर आप गंभीरता से विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है ये मामला भ्रष्टाचार दागी का नहीं है, ये मामला दरअसल न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका के संघर्ष का है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में सारे नेताओं ने इस बात पे एक स्वर से स्वीकार किया कि इस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का बार बार कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में दखल देना, इसके खिलाफ में कहीं ना कहीं ये माहौल बना। ये तमाम माहौल में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी है, जो सरकार है, वो ये नहीं भाप सकी कि आम आदमी का इस पर रिएक्शन क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और अचानक ये विधेयक आ गया जी। और नहीं, अचानक नहीं आया। इस अध्यादेश को लाने के लिए काफी दिन से तैयारी चल रही थी। काफी जो है वह मतलब कांग्रेस के द्वारा भी विरोध किया गया, दूसरी अन्य पार्टियों के द्वारा विरोध किया गया। उसके बावजूद जो है कांग्रेस द्वारा ये पूरा एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर इस अध्यादेश को लाने की बात हुई। फिर अचानक ये राहुल गांधी द्वारा नया सिलसिला छोड़कर कि अध्यादेश बकवास और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए, इस तरह से ये क्या माहौल बनाने की देश में प्रयास किया जा रहा है? उसका एक कारण ये है कि प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई कि ये अध्यादेश के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की अवमानना करना चाहती है सरकार, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है, दागियों को बचाना चाहती है। और ये सरकार चूंकि मजबूरी है, गठजोड़ की सरकार है जिसमें लालू यादव भी थे, वो भी गए अभी, तो इस गठजोड़ की सरकार में ये मजबूरी भी है। लेकिन ऐसी मजबूरी भी क्या कि सारे सिद्धांत और राजनीति की आत्मा ही भ्रष्ट होने लगे, ये और उसका उपयोग या उसका फायदा विपक्ष ने खासतौर से सुषमा स्वराज की आवाज उठा करके कि हम इसके खिलाफ हैं, इस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। एक बात और कहूंगा कि अचानक नहीं हुआ है। जब वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया, उन्होंने विधि विशेषज्ञों को बुलाया अपने पास राष्ट्रपति ने, और शायद ये संकेत मिला, मुझे ये स्मरण कराता है उस समय का जबकि श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ देने की बात की जा रही थी, दिलाने की बात की जा रही थी, और तत्कालीन राष्ट्रपति उस पर कुछ थोड़ी सी, यद्यपि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसके विरुद्ध हूं, लेकिन एक तरह का संदेश गया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लगा कि कहीं राष्ट्रपति ने इसके ऊपर नानुकुर कर दी, इनकार न भी किया तो प्रश्न चिन्ह भी अगर लगा दिए
तो उसकी छवि खराब हो। नहीं तो ऐसे में तो ये देखा जाए तो राष्ट्रपति जो अभी अपने तत्कालीन राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, इस राष्ट्रपति बनने के पहले केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री के पद पर आसीन है। हाँ, महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस का ही वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो उनका डिसीजन भी कांग्रेस की आपसी खींचातानी या आपसी गुटबाजी की बात ही सामने लाएगा। जिस तरह कांग्रेस खेमे में बटी हुई है कि कुछ लोग इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके फेवर में बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि या कमान जो उनकी जो पावर है। शशांक इस पर बात करेंगे। मेरा कहना है कि राजनीति में सब कुछ वो नहीं होता जो दिखता है। हमको भूलना नहीं चाहिए श्री राजीव गांधी के शासनकाल में जब उनका सिंहासन आरूढ़ किया जा रहा था, तब एक दावेदार प्रणब मुखर्जी भी थे और ये चर्चा मीडिया में चली थी, हम लोग भी मीडिया में सक्रिय थे और उसका खामियाजा उन्हें राजीव गांधी के शासनकाल में मंत्रिमंडल से बाहर रहने के रूप में भोगना पड़ा था। तो पुरानी खालिश, पुरानी बातें और फिर शायद इस उम्र में आकर के कई बार सिद्धांत भी कचोटते हैं, ये भी संभव होगा। बाकी शशांक बताएंगे इस पर। देखिए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इसमें हीरो अगर कोई है तो राष्ट्रपति अपने आप में है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है राष्ट्रपति भवन में जो हलचल हुई, एक बड़ा खामोश हीरो है वो। जी, वो जो हलचल हुई है, मतलब ये अध्यादेश वापस लाने के पीछे की पूरी कहानी को अगर हम वो बात करें तो राष्ट्रपति है मूल इसके पीछे। देखिए, हम बहुत सारी बातें खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन एक संभावना इस बात की, एक केवल एक कहानी समझ लीजिए कि क्या राष्ट्रपति भवन से कोई फोन राहुल गांधी के पास गया जब एक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और वो विषय भी यही था। क्या उस समय कोई ऐसा फोन राष्ट्रपति भवन से किसी के भी माध्यम से गया और कहा कि भाई इस विधेयक को लेकर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, आप इस पर विचार करें? और इसके पहले कि कांग्रेस के प्रवक्ता कोई अपनी बात कहते, तत्काल राहुल गांधी आके उस मुद्दे को वो अपने पक्ष में खींचने के लिए एक उन्होंने प्रपंच रखा। ये भी एक पक्ष हो सकता है। तो एक पहलू ये भी है, अगर ये अध्यादेश के विरुद्ध इतने मुखर नहीं हुए होते राहुल गांधी, तो बहुत संभव है कि लालू यादव के खिलाफ जो अभी जो मामला कल जो आने वाला निर्णय आया है, वो निर्णय हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं प्रभावित हुआ होता। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो भी इस विधेयक को, इस अध्यादेश को लेकर जो रुख उसने अपनाया, तो मुझे लगता है इसके भी दो पहलू हैं। जिस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया कि मैं इसे फाड़ दूंगा, ये बकवास है, इसे रद्दी देना चाहिए, वो तो फिर एक कागज था वो। लेकिन वो एक जो उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी अग्रेसिव है। वो हमेशा ऐसे कुर्ते को ऊपर बांह चढ़ाना और इस तरह का जो उनका एक उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो उस समय लोगों ने बड़ा विरोध किया कि प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं और इस तरह से विरोध कर रहे हैं, उनका लहजा ठीक नहीं। ये बात सही है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के नेता को इस तरह से सरकार के खिलाफ में नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, जब लालू यादव को सजा मिली या उनको दोषी ठहराया गया, तो आज देश का एक बड़ा हिस्सा अब इस बात को भी स्वीकार करता है कि शायद राहुल गांधी ने उस दिन जो किया वो सही किया। अगर वो कदम नहीं उठाया गया होता तो संभव है कि लालू यादव और रशीद जैसे लोगों को फिर से चुनाव लड़ने की पात्रता मिल जाती है और संसद पहुंच जाते हैं। नहीं, तो यह तो आपने जो कही बात एकदम सही कही कि राहुल गांधी ने जो किया, लेकिन राहुल गांधी ये पहले भी कर सकते थे या ये पार्टी फोरम पर बात रख के भी कर सकते थे। जो काम उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जाकर जिस तरह से बयान, जिस तरह से उन्होंने उस दिन इस अध्यादेश के खिलाफ बोला पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अजय माकन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, यह बात ये पार्टी फोरम में भी रख सकते थे, इंटरनल सरकार की कैबिनेट की बैठक में भी रख सकते थे, जैसा कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि वो अध्यादेश वापस लिया जाएगा। तो ये प्रपंच करने की क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए, इसमें सीधी बात यह है कि राहुल गांधी की अपनी एक सीमा है। वो सरकार में नहीं है, इसलिए कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वे कोर ग्रुप में नहीं है, सर्वदलीय बैठक में वो नहीं थे। तो जो 3 स्तर पे जो निर्णय लिए गए, एक सर्वदलीय बैठक में हुआ, दूसरा कोर ग्रुप की बैठक में, फिर सरकार ने निर्णय लिया। यहाँ पर
देखिए, कुछ लोग कहते थे कि माँ बेटे एक ही छत के नीचे रहते हैं, सोनिया गांधी को पता था तो राहुल गांधी को कैसे नहीं पता था। देखिए, वो लोग हमारे जैसे लोग नहीं है कि सवेरे नाश्ता और खाना टेबल पे एक साथ करते हैं। दोनों माँ बेटे अलग अलग हैं। संभव है कि उनको ये कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, ये संभव है, मैं नहीं जानता ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अब जब उनको लगा कि देश का जो मूड है और उन्होंने इसको एहसास किया कि अगर ये अध्यादेश रह जाता है और मान लो हमारे भ्रष्टाचार के आरोपों के ऊपर इस तरह के अध्यादेश को पारित कर देना, ये सरकार के बहुत खिलाफ जाएगा और चुनाव 5 राज्य के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और सारा जो खेल चल रहा है वो इन्हीं बातों को मतलब मूल रूप से अगर बात की जाए तो इस अध्यादेश के पीछे या राहुल गांधी के इस प्रपंच के पीछे या ये दागी व्यक्तियों को बचाना है या उनके खिलाफ अध्यादेश लाकर उनको संसद में नहीं देना है, इस बारे के पीछे में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो है। आपका क्या कहना है? नहीं है, देखिए, ये इब्तदाई इश्क है, ये यही खत्म होने वाला नहीं है जी। ये एक भीड़ का दबाव जी। और एक जनमत, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत तेजी से उभर रहा है और भड़कने के कगार पे है। लाखों की तादाद में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये इसके बाद दूसरा कदम आप देखिए, ये जो हुई और अभी फैसले होंगे, उसके बाद तीसरा जो होगा जाकर के इसके बाद में जो होने वाला है कि हम इनमें से किसी को भी वोट नहीं देते। ये जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए 51% लोगों ने ये दे दी व्यवस्था कि हम इनमें से किसी को भी योग्य नहीं सकते, नन ऑफ दी अबव, तो क्या करेंगे? तो उस हालत में जो दबाव बनता और सभी पार्टियों की किरकिरी होती हो तो नतीजे बताते कि किसके पक्ष में ज्यादा गए, किसके पक्ष में ज्यादा नहीं गए। ये दूसरा कदम है। तीसरा कदम इसके बाद जिसकी मैं संभावना देख रहा हूं, इसके बाद वो दबाव बनेगा राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का। अगर पंचायत पर लागू हो सकता है तो विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं लागू हो सकता? ये स्थितियां देश में ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि एक पारदर्शी सरकार बने, लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने। जिस तरह से भारत पर पड़ोस के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, बहुत बुरी स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था की। सारे दावे जो हैं वो खोखले सिद्ध होते चले जा रहे हैं। उस हालत में और स्वयं जिसकी नीतियों को अपना करके अमेरिका के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, वहां पर जो ताजा खबरें हैं उनके मुताबिक उनके भीतर भी अर्थव्यवस्था में लड़खड़ाहट दिखाई दे रही है। तो ये इन सब से देश को उभारने के लिए, और आप ये मत भूलिए कि देश का 55-60% वोटर नौजवान है और नौजवान विचारशील नौजवान है, पढ़ा लिखा है और परिवर्तन, नौजवान के अंदर हमेशा परिवर्तन की भावना होती है। अब वो किसी के भी खिलाफ परिवर्तन होता है, राज्यों में जो वर्तमान सरकार है उनके खिलाफ हो सकता है, केंद्र की सरकार के खिलाफ हो सकता है। तो ये राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ के उनके जो सलाहकारों ने दिया। अब ये कहने का अंदाज थोड़ा बहुत विप्लवी था और जो कि प्रधानमंत्री को इस उम्र में आकर के आहत कर गया गहराई तक, उनके जख्म भरना जरा मुश्किल होंगे। नहीं, देखा जाए तो धुनिया साहब, अपन बात करेंगे पिछले पूरे 10 सालों की, करीब 9-10 साल से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं और जो बहुत बढ़िया ट्यूनिंग जो कही जाती है कि सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्षा हैं उनकी और मनमोहन सिंह की बहुत अच्छी ट्यूनिंग जो चल रही है, इनका तालमेल बहुत अच्छा है, जिस कारण से वो सरकार को बिना किसी दबाव के और लेके जा रहे थे आगे तक। यह पहली बार हुआ है जब इन दोनों के बीच में एक आपस में ट्यूनिंग गड़बड़ाती दिख रही है। इस मामले को उठ के आ रहे हैं आज की खबरों का। मुझे लगता है कि ये मामला मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ये अकस्मात
पैदा हुआ एक घटनाक्रम है। इसमें शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए जब राहुल गांधी ने ये मामला उठाया तो बाद में सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा कि नहीं, पूरी सरकार और पूरा संगठन जो है वो प्रधानमंत्री के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये अकस्मात उठाया गया कदम था, कहीं ना कहीं किसी की प्रेरणा से उठाया गया कदम था, कहीं ना कहीं जन भावना के जो विपरीत एक काम हो रहा था उसको रोककर उसको चुनावी, उसको एक तरह से वोट की राजनीति के तहत मोड़ने की कोशिश, और जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों को मिलाकर ये निर्णय लिया गया। पार्टी के इंटरनल फोरम पर भी निपटाया जा सकता था। बिल्कुल, ये जैसे प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा जो खराब हुई है, ये अगर राहुल गांधी चाहते तो प्रधानमंत्री से बात करके, पार्टी फोरम में बात रख के प्रधानमंत्री से इस अध्यादेश को वापस लाने की बात भी कर सकते थे, जो कि वैसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होने से देश की गरिमा, प्रधानमंत्री की गरिमा और कांग्रेस की गरिमा तीनों की बन सकती थी। नहीं, वो तो होता, लेकिन राहुल गांधी हीरो नहीं बन सकते। जी बिल्कुल, तो मतलब यही अपनी ये जो चर्चा हो रही है, इसका मतलब ही यही है कि सारे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। सारे लोगों को ये मतलब नहीं कि भ्रष्टाचारी दागी व्यक्ति संसद में आए न आए, सबको अपनी छवि बनाने से मतलब है, चुनाव में जीतने से मतलब है, एक राजनीति करने से मतलब है। राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी प्रकार का प्रपंच कर सकते हैं, यह बात निकल कर आ रही है। नहीं, इसका निष्कर्ष ये है कि जिस तरह से भी किया गया हो, जितने भी किया हो, जिस कारण से भी किया गया हो, जो किया गया वो सही किया गया। उसका एक संदेश और है शशांक जी, वो ये कि राहुल गांधी का कद इतना बड़ा है कि उनके एक वक्तव्य के बाद पूरा संगठन उनके साथ खड़ा हो गया। उनका खंडन स्वयं सोनिया गांधी भी नहीं कर पाई, या प्रधानमंत्री का बहुत बचाव खोल करके वैसे नहीं कर पाए। तो उनको एक भविष्य की उम्मीद के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है। उम्मीद कहां तक सफल होती है ये वक्त बताएगा। ये कह सकते हैं कि भावी प्रधानमंत्री की बात को वर्तमान प्रधानमंत्री ने खुशी खुशी या टूटे मन से स्वीकार कर लिया। वो कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के देश के भावी प्रधानमंत्री हैं कि नहीं, ये समय बताएगा, जनता तय करेगी। तो चलिए आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुल मिलाकर इस चर्चा से यही निष्कर्ष सामने आता है कि जैसा भी हुआ, लेकिन यह अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग पास की थी कि जो व्यक्ति 2 साल से ऊपर की जिनको सजा हो, या जो इस तरह से किसी भी जुर्म में इन्वॉल्व हो, कोई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो, वह संसद में नहीं जा सकता। अगर यह अध्यादेश सरकार वापस ले लेती है तो दागी व्यक्ति संसद में नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद वो बिल भी वापस लेने वाली है। जी 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 हाँ, बिल वापस लेने हैं, तो इससे देश का भला होगा। तो आने वाला समय बताएगा कि ये बिल कैसे वापस लिया जाता है और लोकतंत्र किस दिशा की ओर भारत का बढ़ता है। मेरे साथ इस परिचर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए रमेश नैयर जी आपको धन्यवाद देता हूँ। शशांक शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की आवाज नहीं पाएगी किसी की मनमानी, मजबूरी, सोच, भ्रष्टाचार, जुगाड़ या बढ़ता शोर। आपकी लड़ाई में आपके साथ है TSN न्यूज। जी हाँ, अब आपके साथ है आपका सच्चा प्रहरी TSN न्यूज, जहां है हर खबर और हर खबर का पूरा असर, जहां हौसले बुलंद और आवाज में दम। होगी आपकी कहानी हमारी जुबानी, होंगे हर कदम पर आपके साथ। हम हैं तैयार पूरे जज्बे के साथ। आ गया है TSN न्यूज, जो आप तक पहुंचाएगा पूरा सच। TSN न्यूज, जज्बा साहस का। नमस्कार, मैं हूं पंडित ब्रह्मदत्त जुगल किशोर शास्त्री। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। हमारे TSN न्यूज चैनल की ओर से सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की एवं अग्रसेन जयंती की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं एवं शुभ आशीर्वाद। आज पूरे संसार का अग्रवाल समाज जो है वो अपने प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती मना रहा है। बड़ा धूमधाम और उत्साह से भरा हुआ वातावरण है।
अग्रसेन महाराज जो हुए हैं सन 1008 ईस्वी में हरियाणा में उनका प्रादुर्भाव हुआ और लक्ष्मी जी की आराधना से उनकी कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त करके इन्होंने अग्रोहा धाम बसाया। इनके 17 पुत्र हुए जिनके नामों पर इनका वंश चला। 17 गोत्र अग्रवाल समाज के माने जाते हैं। अग्रवाल समाज का जो सिद्धांत है वह समाजवाद की नींव पर खड़ा हुआ है। हमारे देश में समाजवाद की जो बात की जाती है, यदि तथ्यों की बात की जाए तो इसके जन्मदाता जो थे वो महाराजा अग्रसेन ही थे। समाज का जो वंचित तबका है, जो दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं, जब भी वो समाज के भीतर आते हैं, समाज का जब अंग बनते हैं, तो अग्रवाल समाज का प्रत्येक परिवार उसको अपने सहयोग एवं सद्भावना के रूप में एक ईंट और 1 रुपया प्रदान करता है। समाज के इन हजारों लोगों के द्वारा जब उस वंचित व्यक्ति की ईंट एवं रुपए के माध्यम से मदद की जाती है तो उन ईंटों से वह अपना मकान बनाता है, अपनी दुकान बनाता है और रुपयों से अपना व्यापार संचालित करता है। इस तरह से समाज के इस वंचित उन वंचित लोगों को उठाना, उनको गले लगाना और उनको अपने जैसा बनाना, ये अग्रवाल समाज की जो भावना है, इस भावना की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और आज हम देख रहे हैं विश्व के मानचित्र पे अग्रवाल समाज के जो पुरोधा हैं लक्ष्मी मित्तल जी, और हमारे देश में जितने भी परोपकार से जुड़े हुए, समाज सेवा से जुड़े हुए, धर्म प्रभावना से जुड़े हुए कार्य होते हैं, उसमें सबसे बड़ी और अहम भूमिका अग्रवाल समाज की ही होती है। हमारे देश में जो भी मंदिर हैं, देवालय हैं, धर्मशालाएं हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, महाविद्यालय हैं, और जब कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी घड़ी में अग्रवाल समाज पूरे देश के साथ और देश के लोगों के साथ में एकजुट होकर खड़ा रहता है। ये लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं। लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा इन पर बरसते रहती है। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसे समाज को वापस लौटाना और समाजवाद को पुष्ट करना, समाजवाद के सिद्धांतों का सही रूप में पालन करना, ये सब हमें अग्रवाल समाज ने सिखाया है। इस तरह से देखा जाए तो अग्रसेन महाराज जो हैं वो केवल अग्रवालों के ही नहीं, हम सभी के लिए पूज्य हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। सारे अग्रवाल समाज को मैं TSN न्यूज चैनल की ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं।
भारी नाम कमाने वाले। जय जय अग्रसेन महाराज, भारी नाम कमाने वाले, भारी नाम कमाने वाले, भारी नाम कमाने वाले, जग में धूम मचाने वाले। जय जय अग्रसेन महाराज, भारी नाम कमाने वाले, जय जय अग्रसेन महाराज, भारी नाम कमाने वाले। TSN न्यूज की ओर से समस्त दर्शकों को शारदीय नवरात्रि एवं अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देश का था न कोई सम्मान, जगत में सबका बलका राज, देश का था न कोई सम्मान। संगठन करके उनका, संगठन करके उनका, जगत में मान बढ़ाने वाले। नमस्कार, खबर 36 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। चुनाव से पहले शहर में लगे सभी होर्डिंग की सूची बनाई जा रही है। 8 जोनों में कितने होर्डिंग शहर भर में लगे हैं, इसकी जानकारी निगम कमिश्नर नरेंद्र दुग्गे ने अफसरों से मांगी है। निगम प्रशासन चुनाव के पहले होर्डिंग माफिया पर बुरी तरह से गाज गिराने की फिराक में है। संकेत मिले हैं कि आचार संहिता लगने के बाद शहर में अवैध होर्डिंग को हटाने का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जोन स्तर पर टीम के अलावा अफसरों को मुख्यालय दफ्तर से सेंट्रलाइज्ड टीम बनाने को भी कहा गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सुपर स्पेशलिटी इलाज के साथ सस्ती दवा और मरीज के रिश्तेदारों के लिए रेस्ट हाउस फ्री मिलेगा। एम्स परिसर में मेडिकल स्टोर्स खुलेगा। इसी मेडिकल स्टोर्स में मरीजों को जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं बाजार से 30 से 40% कम कीमत पर मरीजों को दी जाएगी। एम्स में अभी ओपीडी में मरीजों की जांच की जा रही है। अस्पताल भवन तैयार है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। इसी बीच मेडिकल स्टोर्स भी अस्तित्व में आ जाएंगे। नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं को एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। रेल प्रशासन ने डोंगरगढ़ से गुजरने वाली 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को वहां ठहराव देने का फैसला किया है। यह सुविधा 5 से 14 अक्टूबर तक मिलेगी। ट्रेनें 2-2 मिनट के लिए वहां रुकेगी। डोंगरगढ़ प्रदेश का ऐसा दर्शनीय स्थल है जो ट्रेन रूट पर स्थित है। इसके कारण नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं रहती। यात्रियों को भारी भीड़ के बीच सफर करना पड़ता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को राहत देते हुए एक्सप्रेस ट्रेनों को भी वहां ठहराव देने का फैसला किया है। बिल्हा के शासकीय अग्रसेन कॉलेज के मैदान में उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में रमन से अच्छा सीएम और देश में मोदी से अच्छा पीएम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक फकीर हूं और मोदी भी एक फकीर है। एक फकीर ही फकीर का समर्थन करता है। फकीर कभी भ्रष्टाचारी व खूनी नहीं होता। देश में परिवर्तन के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। जनता केवल एक बटन दबाकर परिवर्तन कर सकती है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भिखारियों ने अपना संगठन बनाकर अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। भिखारियों ने बगैर दाल और पकवान के होने वाले भिक्षुक भोजों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। दुर्ग जिले में हो रहे बलात्कार और अपराध को लेकर पुलिस इन दिनों खासी परेशान है। 7 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर बलात्कार की कोशिश की गई। मिली जानकारी के अनुसार